हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। मैं केजीएफ सर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम मस्त, तंदुरुस्त और सेहतमंद। कल हमने जब क्लास खत्म की थी तो हमने आपसे कहा था कि हम कल मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक आज हम लोग जो है लेकर के आपके बीच में हाजिर हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देते हैं कि अभी तक आपने अगर अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की भारतीय राज्य व्यवस्था की इस बुक को परचेज नहीं किया है, जो आपके आईएएस पीसीएस के प्रीलिम्स को पॉसिबल बनाने में काफी हद तक जो है एक मददगार जो है सिद्ध होगी, तो आज ही इस रेड कलर की भारतीय राज्य व्यवस्था की अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की बुक को जो है परचेज कर लीजिएगा, ठीक। और इसके साथ साथ इस बुक में आपको जो है कई जो है विशेषताएं जो है वो देखने को मिलेंगी। जैसे अगर मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पर आपको इस बुक में जो है चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है डिवीजन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको टॉपिकल माइंड मैप देखने को मिलेगा। 100% जो है आपको एरर फ्री एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा नॉलेज प्लस भी आपको देखने को मिलेंगे, और पीवाईक्यू का एक बड़ा नंबर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आज ही अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की भारतीय राज्य व्यवस्था की इस बुक को जो है परचेज कर लीजिएगा, ठीक। चलिएगा, तो कल हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको नया टॉपिक कराएंगे, और वो नया टॉपिक कौन सा है? तो राष्ट्रपति की क्या राष्ट्रपति की शक्तियों। देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियों की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति की शक्तियों को कई कैटेगरियों में जो है डिवाइड किया जाता है। उनमें से मेजर 3 कैटेगरी आपको देखने को मिलेंगी। एक राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, एक राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, एक राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, और इसके अलावा राष्ट्रपति की कुछ विवेकशील कह सकते हैं या फिर स्वविवेकशील शक्तियां भी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा सैन्य जो है शक्तियां भी आपको देखने को मिलेंगी। तो ये 2 कैटेगरी जो है अलग है। बाकी का विधायिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति और न्यायपालिका शक्तियां जो है आपको देखने को मिलेंगी। तो हम राष्ट्रपति की शक्तियों में मोस्टली ना इन्हीं सब चीजों पर डिस्कशन करेंगे कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के साथ अगर रहेंगे, या फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद और तमाम केंद्रीय जो बॉडी हैं उनको लेकर के उनके पास कौन कौन से राइट होंगे, संसद को लेकर के उनके पास कौन कौन से राइट होंगे, और जुडिशरी को लेकर के उनके पास कौन कौन से राइट होंगे। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि सैन्य शक्ति में तीनों सेनाओं के प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति होते हैं। इसके अलावा अगर हम राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति की जो है कई स्वविवेकशील शक्तियां भी होती हैं। जैसे बात करें लोकसभा के इलेक्शन के टाइम पर, जब किसी राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट रूप से बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करके क्या कर सकता है? तो स्वविवेक का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति महोदय सबसे ज्यादा सीटें जो पार्टी लेकर के आई है उस पार्टी को लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने का मौका दे सकता है, और उसके नेता को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, ठीक। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की आपने स्वविवेकशील शक्तियां देखी। ऐसे ही अन्य पहलुओं पर भी राष्ट्रपति की स्वविवेकशील शक्तियां आपको देखने को मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, संसद ने किसी बिल को पास करके राष्ट्रपति के पास उसके सिग्नेचर के लिए भेज दिया, तो वो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस विधेयक पर कितने समय के अंतराल में जो है सिग्नेचर कर देंगे, ठीक। आई होप आप ओरली बहुत कुछ समझ चुके होंगे। चलिएगा, अब बात करते हैं थोड़ा सा थियोरटिकल। आइए, तो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां, तो केंद्र सरकार की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती हैं, ठीक। कहने का मतलब जहां पर आप केंद्र का नाम देखेंगे वो सारा का सारा राष्ट्रपति से लिंक है। वो बात अलग है कि उन्हें कर कोई रहा हो। क्लियर? चलिए, सबसे पहले विधायी शक्तियों की अगर हम बात करें तो वीटो शक्तियां, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना अधिनियम नहीं बन सकता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ठीक। अत्यंतिक वीटो, राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता, अर्थात वह अपनी अनुमति को सुरक्षित रख सकता है, ठीक। माने सिग्नेचर अभी नहीं करना चाहता वो। नेक्स्ट, निलंबनकारी वीटो, राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनः विचार हेतु भेज सकता है। जेबी वीटो, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर
अनुमति हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, इसलिए वो विधेयक को अपनी जेब में रख सकता है। और जब भी उससे विधायिका पूछे कि साहब आपने इस विधेयक पर अभी तक सिग्नेचर नहीं किए, तो वो ये कहेंगे मेरी जेब में रखा हुआ है, ठीक, जब मुझे समय मिलेगा तब मैं साइन कर दूंगा। तो ये इस्तेमाल जो है पॉकेट वीटो वाला जो किस्सा है, वो एक्चुअल में ज्ञानी जेल सिंह उस समय भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे और राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, और वो एक विधेयक लेकर के आए थे, डाक विधेयक। और उस डाक विधेयक पर ज्ञानी जेल सिंह ने सिग्नेचर नहीं किए। जब भी राजीव गांधी जी ने उनसे पूछा कि हमारे द्वारा पास किया गया डाक विधेयक के बारे में आपने अभी तक सिग्नेचर नहीं किए, क्या आपकी मंशा है, तो वो बस यही कहते थे कि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको पढ़ सकूं, देख सकूं, उस पर सिग्नेचर कर सकूं। हाँ, मेरी जेब में रखा हुआ है वो विधेयक, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुरंत जो है उसको पढ़ करके साइन कर दूंगा। तो ऐसे टालते रहे और भारतीय मीडिया ने उस वाकया को जो है पॉकेट वीटो का नाम दे दिया। हालांकि वीटो नाम का जो शब्द है वो संपूर्ण संविधान में कहीं भी किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ, ये ध्यान रखिएगा, ये भारतीय मीडिया के द्वारा दिया गया एक नाम है। क्लियर? चलिएगा, जितेंद्र रावत जी, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। चलिएगा, अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों में आगे अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अब ये अध्यादेश जो जारी किया जाएगा वो किसके कहने पर जारी किया जाएगा, तो ये अध्यादेश केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कहने पर जो है जारी किया जाता है। और राष्ट्रपति के द्वारा जब ये अध्यादेश जारी कर दिया जाता है तो जब संसद का सत्र प्रारंभ होगा, ठीक, तो आप सभी जानते हैं संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। और उस 6 माह के अंतर के समाप्त होने से पहले जब संसद का सत्र प्रारंभ होगा तो संसद के सत्र के प्रारंभ होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर वो विधेयक पास हो जाना चाहिए, या फिर कहें कि वो अध्यादेश पास हो जाना चाहिए, अन्यथा वो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 6 माह और 6 सप्ताह बिना संसद के सत्र के कोई कानून बना करके लागू कराया जा सकता है। क्लियर? चलिए, सैन्य शक्तियों की बात करें तो सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर जो है राष्ट्रपति होता है, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो या फिर जल सेना हो। तीनों ही भारतीय सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, न्यायिक शक्तियां। आर्टिकल 72 के अंतर्गत अपराधियों की सजा को क्षमा करने, उनके प्रविलंबन करने, सजा का लघुकरण करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब यहाँ पर जो चीज मेंशन नहीं है वो मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रपति मृत्यु दंड के दंड को भी क्षमा कर सकता है, और इसके अलावा राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड को भी क्षमा कर सकता है। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय सेनाओं के लिए जो है अलग से न्यायालय है, वो उनका इंटरनल जो है जुडिशरी है, और उसके द्वारा अगर किसी सिपाही को कोई दंड दिया गया है तो उस दंड को केवल भारत में एकमात्र राष्ट्रपति ही ऐसे हैं जो क्षमा कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, आपातकालीन शक्तियों की अगर हम बात करें तो खतरे की स्थिति, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय संकट के पूरे भारत या किसी भाग में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति। देखिए, अगर इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो आप आर्टिकल 352 देखेंगे, फिर आप एक आर्टिकल देखेंगे आर्टिकल 356, 356 देखेंगे, फिर आप आर्टिकल 360 देखेंगे। यहां पर आपको राष्ट्रीय आपात देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय आपात देखने को मिलेगा। यहां पर राष्ट्रपति शासन आपको देखने को मिलेगा, राष्ट्रपति शासन आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आपको वित्तीय आपात देखने को मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, इन तीनों प्रकार के आपातों को लागू करना हो या समाप्त करना हो, ये दोनों काम कौन करेगा? तो राष्ट्रपति महोदय करेंगे। कौन करेगा बच्चे? राष्ट्रपति महोदय जो है इस काम को करेंगे। नेक्स्ट है वित्तीय शक्तियां। धन विधेयक पर पूर्वानुमति, ठीक, केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों का विभाजन, आकस्मिक निधि का पूर्ण नियंत्रण। धन विधेयक जब भी संसद में सबसे पहले कहां लाया जाता है? लोकसभा में। तो लोकसभा में लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति उस
धन विधेयक पर ले ली जाती है। सेकंड, केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों का विभाजन। तो आपको मालूम है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूची हैं जिनमें केंद्र और राज्य दोनों के विषय दिए गए हैं। और जो केंद्र और राज्य दोनों के विषय हैं उन पर जो कुछ भी कलेक्शन हो रहा है तो वो कलेक्शन होने के बाद में डिवाइड किया जाता है, तो उसको लेकर के भी जो है राष्ट्रपति के पास जो है पावर है। ठीक, इसके अलावा आकस्मिक निधि पर पूर्ण नियंत्रण का मतलब होता है कि केंद्र सरकार ने किसी खर्चे का जिक्र जो है बजट में नहीं किया था, अकस्मात उनके सामने कोई विषम परिस्थिति आ गई और उस विषम परिस्थिति से निपटने के लिए धन की आवश्यकता है, तो ऐसी कंडीशन में केंद्र सरकार राष्ट्रपति से कहेगी कि आप आकस्मिक निधि से कुछ धन निकाल करके हमें दे दीजिए। जब हम बजट प्रस्तुत करेंगे तो उस बजट में उस खर्चे का विवरण करते हुए ठीक भारत की संचित निधि से पैसा निकाल करके आकस्मिक निधि में डाल देंगे। ठीक, दीप सिंह जी स्वागत है आपका, कल आप नहीं थे, आपको काफी मिस किया गया, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट है कूटनीतिक और राजनीतिक शक्तियां। देश का संपूर्ण राजनीतिक कार्य, ठीक, देश का संपूर्ण राजनीतिक कार्य राष्ट्रपति के नाम से संचालित होता है। ठीक, तो ये पॉइंट क्लियर, चलिएगा। इसके अलावा अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। ठीक, तो यहां से हमारी जो है प्रैक्टिस जो है क्वेश्चन आंसर की जो है वो चालू हो जाती है। क्लियर, आई होप आपको मेरी आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही होगी, क्वेश्चन भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। चलिएगा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन सी नहीं है? अब ध्यान रखिएगा यहां पर नहीं पूछा गया। संसद का सत्र आहूत करना, का आहूत का मतलब होता है बुलाना, क्या बुलाना, तो संसद के सत्र को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, बात सही है। संसद का सत्रावसान करना माने सत्र को समाप्त करना, यह भी राष्ट्रपति। संसद की बैठक स्थगित करना, तो ध्यान रखिएगा संसद की बैठक को स्थगित करने का काम लोकसभा में अध्यक्ष का काम होता है और राज्यसभा में सभापति का काम। राज्यसभा में सभापति का काम होता है। बाकी का अध्यादेश जारी करेगा कौन? राष्ट्रपति। और ये बात कहां पर लिखी गई है? आर्टिकल 123 में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि अध्यादेश कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति। तो ए बी डी सही है, सी को छोड़ करके, और हमसे यही पूछा गया था कौन सी नहीं है। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। संसद की बैठक स्थगित करना, क्लियर। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक स्थगित करना राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है, अपितु यह लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति के अंतर्गत सम्मिलित है। जबकि अध्यादेश जारी करना, संसद सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, लोकसभा भंग करना संबंधी शक्तियां संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति तथा लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति आदि राष्ट्रपति की प्रमुख विधायी शक्तियां हैं। तो यहाँ पर आपको जो है विधायी शक्तियां जो है वो देखने को मिलती हैं। क्लियर। आज से स्कूल की टाइमिंग 8। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया दीप सिंह जी। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ना पूरा का पूरा राष्ट्रपति की जो जो विधायी शक्तियां हैं वो यहाँ पर जो है मेंशन की गई हैं, आपको बताई गई है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? माने किस विषय पर राष्ट्रपति महोदय मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं भी लेंगे तो भी काम चल जाएगा, आपसे ये पूछा गया। राजदूतों की नियुक्ति, तो ध्यान रखिएगा इसमें मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता होती है। विधेयक पर स्वीकृति, तो इसके लिए राष्ट्रपति स्वतंत्र है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब राष्ट्रपति स्टार्ट कराया था और राष्ट्रपति की शक्तियां जो है हम पढ़ रहे थे, उसी समय मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के पास कुछ स्वविवेकशील शक्तियां भी होती हैं। वो तय करेगा कि उसे किसी विधेयक पर सिग्नेचर कितने टाइम में करने चाहिए।
या नहीं करने चाहिए। क्लियर, चलिएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो विधेयक पर स्वीकृति देना ये उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि मंत्रिपरिषद ये डिसाइड करेगी कि राष्ट्रपति महोदय किसी बिल पर कितने टाइम में सिग्नेचर करेंगे। क्लियर, चलिएगा। राज्यपाल द्वारा प्रेरित विधेयक पर स्वीकृति, लोकसभा भंग करना है, ये सब उन्हीं के जो है मंत्रिपरिषद के कहने पर ही करेंगे। ठीक, विधेयक पर स्वीकृति देने के विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। संसद द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति भी है, अर्थात यह विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। मैं आपको फिर बता दूं कि वीटो नाम का कोई भी शब्द हमारे संविधान में किसी भी आर्टिकल या फिर किसी भी अनुसूची में नहीं दिया गया है और ना ही किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, भारतीय मीडिया के द्वारा दिया गया है इस नाम। ठीक, और इसके पीछे का जो किस्सा था वो मैं आपको बता चुका हूँ, ज्ञानी जेल सिंह, राजीव गांधी जी और डाक विधेयक। क्लियर, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे दो कथन दिए गए हैं, बिल्कुल देखेंगे और दोनों के बाद हमें बताना है कि दोनों सही है, क्या दोनों एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर इन दोनों में से एक सही है और एक गलत है। चलिएगा, ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, बात एकदम सही है भाई। ठीक, अगला कह रहा है राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिल्कुल सीमा होती है भाई। आप अगर राष्ट्रपति को देखेंगे तो राष्ट्रपति के लिए कुछ फिक्स आर्टिकल ही तो दे रखे होंगे भाई। आर्टिकल 52 हो गया, आर्टिकल 53 हो गया, आर्टिकल 54 हो गया, आर्टिकल 55 हो गया, आर्टिकल 56 हो गया। तो एक लिमिट तक ही तो राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल होंगे। ऐसा थोड़ी है कि राष्ट्रपति की अनलिमिटेड पावर है, तो लिमिटेशन लगाई गई है। क्लियर, ठीक, और लिमिटेशन कैसे लगाएंगे? तो हम कह सकते हैं कि शक्तियों का जो है बंटवारा किया गया है। ठीक, यहाँ पर जो शक्तियों का शब्द जो लिखा हुआ ना, तो आप ध्यान रखिएगा, शक्तियों का विभाजन किया गया है। क्या किया गया है? शक्तियों का विभाजन किया गया है, और ये विभाजन जो है केंद्र और राज्य के बीच में किया गया। इसके बीच में किया गया, केंद्र और राज्य के बीच में। केंद्र में आपको अगर राष्ट्रपति देखने को मिलता है तो वहीं आपको राज्य में राज्यपाल देखने को मिलता है। कौन देखने को मिलता है? राज्यपाल। तो कुछ शक्तियां राष्ट्रपति के पास है, कुछ राज्यपाल के पास है, दोनों के अलग अलग जो है राइट है। ऐसा नहीं है कि इनकी अनलिमिटेड पावर है, तो ये स्टेट की भी पावर को जो है अपने पास रख लें, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिएगा, तो ये गलत हो जाएगा, कारण केवल कथन जो है वो सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है किंतु आर गलत है। हमें ये चीज ऑप्शन सी में देखने को मिल रही है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है, सी जो है इसका राइट आंसर होता है। भारत का राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का मुखिया होता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 53 में यह उल्लेख किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति की शक्तियां असीमित नहीं है, अर्थात उसकी शक्तियों पर युक्ति युक्त सीमाएं तय की गई हैं। आर्टिकल 74 फर्स्ट के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर कार्य करता है। मंत्रिमंडल द्वारा प्राप्त सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। ठीक, अगर ऐसा नहीं हुआ भाई तो संविधान का अतिक्रमण कर देंगे राष्ट्रपति। अगर मंत्रिपरिषद की बात को राष्ट्रपति जी न माने तो एक तरीके से वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर उनके ऊपर क्या लगाया जा सकता है? महाभियोग लगाया जा सकता है, और महाभियोग लगाने के बाद उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। ये हम नहीं कहते, ये आर्टिकल 61 कहता है, जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने की प्रक्रिया के बारे में जो है बात कही गई है। क्लियर, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें राष्ट्रपति महोदय जो है नियुक्त कर सकते हैं। देख, वित्त आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा। योजना आयोग का उपाध्यक्ष बिल्कुल नहीं। संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड। वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति महोदय करेंगे, और केंद्र शासित प्रदेशों में जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति और उनको शपथ दिलाने का काम, नियुक्ति जो है कौन करते हैं? राष्ट्रपति भी करते हैं।
परंतु योजना आयोग की अगर हम बात करें तो योजना आयोग को वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर आज वर्तमान में नीति आयोग लाया जा चुका है और इस नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में जो है कर दी गई। जबकि इस नीति आयोग की स्थापना की घोषणा की अगर हम बात करें तो घोषणा 2014 में कर दी गई थी, जब पहली बार मोदी सरकार बनी। तो मोदी जी ने जो है लाल किले की प्राचीर कह दिया था कि हम योजना आयोग को जो है समाप्त कर देंगे। ये वही योजना आयोग है जिसने भारत के 12 पंचवर्षीय योजनाएं की। क्या थी? योजनाएं थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट और थर्ड। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया जितेंद्र रावत। वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री सहित संघ के अन्य प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों की, राज्यों के राज्यपालों की, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, भारत के महान्यायवादी की, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, संघ लोक सेवा आयोग और अध्यक्ष और सदस्यों की, मुख्य निर्वाचन आयोग तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक राष्ट्रीय महिला आयोग ठीक के अध्यक्ष और सदस्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राजदूतों व विदेशी मिशनों की नियुक्ति करता है। नीति आयोग का बिल्कुल होता है। योजना आयोग का भी अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री हुआ करता था जब योजना आयोग था। आज वर्तमान में जो नीति आयोग है उसका भी अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो अध्यक्ष योजना आयोग के टाइम पर भी प्रधानमंत्री था, नीति आयोग के टाइम पर भी प्रधानमंत्री है। क्लियर? चलिए आइएगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ध्यान रखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2005 में। चलिएगा फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिएगा बहुत बढ़िया जितेंद्र रावत जी, आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आपको राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल देखने को मिलेगा। उपराज्यपाल जो है वो आप ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिएगा आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ये जम्मू कश्मीर जो है इसे वर्तमान में क्या बना दिया गया है? केंद्र शासित। और इसे केंद्र शासित प्रदेश कब बना दिया गया? 2019 में। और कब? तो 31 अक्टूबर को। कब? 31 अक्टूबर को। ठीक है, चलेगा। प्रश्न काल के अनुसार जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है।
जम्मू कश्मीर का विभाजन कर जम्मू कश्मीर लद्दाख को दो भागों में क्या 31 अक्टूबर 2000 जम्मू कश्मीर। अब यहाँ राज्यपाल के स्थान पर उप राज्यपाल की स्थापना की गई है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्लियर? चलिए, तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक जो है चीजें समझ में आ गई होगी। सर, आज आवाज में जब आप बोल रहे हैं तो खरखराहट आ रही है। एक सेकेंड चेक कर लीजिए। अब एकदम सही हो गई। अब वॉइस क्लियर? हेलो, हेलो। अब देखिए, आई थिंक अब जो है आवाज सही हो गई होगी। आई थिंक अब वॉइस जो है एकदम क्लियर हो। वॉइस क्लियर है अब? चलिएगा, आगे लेकर के चले। ऑल ओके? ऑल ओके? हम दिखा दीजिएगा जल्दी से, फिर हम लोग आगे चलें। चलिएगा, अगला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को क्या अधिकार नहीं देता है? यहाँ पर आपको कई ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, आइएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो आप सभी को मालूम है कि राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। क्लियर? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो ये चीज गलत हो जाएगी क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है? क्या राज्यपाल के द्वारा जो है राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी का रक्षा बलों की अगर हम बात करें, चाहे वो थल सेना हो, वायुसेना हो, जल सेना हो, इनके सर्वोच्च कमांडर की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है।
देश के किसी भी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का राइट भी जो है राष्ट्रपति जी को ही प्राप्त है। क्लियर? चलिए, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं देता है, अपितु यह अधिकार राज्यपाल को प्रदान किया गया है। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अन्य केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति के साथ निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों आदि की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अधीन संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है, परंतु उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है। राष्ट्रपति को देश के किसी भी भाग में आपातकाल लगाने का अधिकार प्राप्त है या फिर शक्ति प्राप्त है। और यहाँ पर जिस आपात की बात की गई है तो वो आपात है आर्टिकल 352 और इसमें जो है राष्ट्रीय आपात की बात कही गई है। क्या? राष्ट्रीय आपात की बात कही गई। और आपको बता दूं कि राष्ट्रीय आपात जो है वो 3 आधार पर लगाया जाता है, 3 आधार पर लागू किया जाता है। पहला, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण। दूसरा, युद्ध जैसी स्थिति। तीसरा हो गया आपका सशस्त्र विद्रोह। ध्यान रखिएगा, सशस्त्र विद्रोह जहां पर आज आपको दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर पूर्व में आंतरिक अशांति हुआ करती थी। ठीक? और आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को जब जोड़ा गया तो उसके लिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 किया गया। ठीक? आई होप आपको यहां तक जो है सारी चीजें जो है स्पष्ट रूप से जो है समझ आ रही होंगी। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप हमसे पूछिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आप करिए। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाएंगे। ठीक है जी, चलिए। तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। संघ वित्त आयोग की सिफारिश को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, नियंत्रक मालिका परीक्षा के प्रतिवेदन को, या फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। क्लियर है? तो आपको यहाँ पर ना काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन जो है सही होंगे, आइएगा देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को छोड़ करके, ठीक है, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को छोड़ करके बाकी का संघ वित्त आयोग की सिफारिशें रखवाएंगे। इसके अलावा नियंत्रक मालिका परीक्षक के प्रतिवेदन को रखवाएंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को रखवाएंगे। अब देखिए, ये जो नियंत्रक मालिका परीक्षक के प्रतिवेदन है, तो प्रतिवेदन को ये कहां पर रखवाते हैं? ये रखवाते हैं लोक। कहां पर रखवाते हैं? लोकसभा। और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष इस प्रतिवेदन की जांच के लिए एक समिति गठित करता है और उस समिति का नाम है लोक लेखा समिति। क्या नाम है? लोक लेखा समिति। इसलिए 2 वाला गलत हो जाएगा। ठीक? बाकी का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को रखवाता है, ये भी सही है। तो ऑलमोस्ट इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये हमें कहां पर देखने को मिल रहा है? ऑप्शन सी में जो हमें देखने को मिल रहा है। क्लियर? चलिएगा।
तो उपरोक्त संदर्भ में कथन फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ सही है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह संघीय वित्त आयोग की सिफारिशें, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक तथा संघ लोक सेवा आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग प्रतिवेदन को संसद के पटल पर या संसद के समक्ष जो है रखवाएंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 281 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के उपबंधों के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष रखवाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 155 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेंगे, जिसे वह संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करवाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल भारतीय संविधान के आर्टिकल 338 का 6 के अनुसार राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जिसे वह संसद के प्रत्येक सदन में रखवाता है। कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है इस प्रतिवेदन की जांच के लिए, जो कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन था जिसे राष्ट्रपति ने संसद में रखवाया, इसकी जांच के लिए एक समिति गठित की जाती है और उस समिति का नाम है लोक लेखा समिति। और ये अपनी रिपोर्ट किसको देती है? अध्यक्ष। क्या देती है? रिपोर्ट तैयार करके देती है। क्लियर? चलिए अब नॉलेज प्लस में देखिएगा आपको क्या कहा गया। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 338 के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा अनुच्छेद 338 द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान है। वर्ष 2004 के पूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग एक साथ था, परंतु 89वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 के द्वारा दोनों आयोगों को अलग अलग कर दिया गया। एक आयोग बनाया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, दूसरा बनाया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इनका जो है विभाजन कर दिया गया, ठीक। और ये उससे पहले जो है एक ही आयोग हुआ करते थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? चलिएगा फटाफट से आंसर कीजिएगा डियर स्टूडेंट और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए आई होप आपको मेरी वॉइस स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही होगी, ठीक। चलिएगा फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। बात एकदम सही कही है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है, ये भी बात सही है, ठीक। तो दोनों ही कथन जो है सही है और दोनों ही कथनों का सही जो है वो ऑप्शन सी में जो है कहा गया। क्लियर? तो भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में दिए गए दोनों कथन सही हैं। भारत का राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग होता है, जैसा कि आपको आर्टिकल 79 में देखने को मिलता है। अतः इसे कुछ विधायी शक्तियां प्राप्त होती हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 87 के फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है और राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद के आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है और राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में आगामी वर्ष के लिए सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं और योजनाओं पर प्रकाश डालता है और यह कैबिनेट द्वारा तैयार किया जाता है। क्योंकि वो तैयार कैबिनेट के द्वारा क्यों किया जाता है ये मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि भाई कैबिनेट के बारे में बोलने आ रहा है वो व्यक्ति, तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीच भी कैबिनेट ही तैयार करेगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बनता है? तो भाई सिंपल सी बात है, दोनों सदन से पास हो जाना चाहिए, राष्ट्रपति के द्वारा उस पर हस्ताक्षर हो जाने चाहिए, सिंपल सी बात, ठीक है। क्लियर है? अधिनियम बन जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? कोई ऐसी चीज जो आपको न समझ में आए? ध्यान रखिए मैंने आपसे क्या कहा,
संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा से पास हो चुका हो और राष्ट्रपति की सिग्नेचर हो, तो फाइनल टच कौन देगा? राष्ट्रपति महोदय। ये ध्यान, जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होता है तो ध्यान रखिएगा, पारित होने के बाद केवल विधेयक कहलाता है, बिल कहलाता है, अधिनियम नहीं कहलाता। अधिनियम का मतलब होता है एक्ट, और वो एक्ट कब बनेगा? जब उस पर राष्ट्रपति की सिग्नेचर हो जाएगी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर देगा या अपनी सहमति दे देगा। चलिए चलिए, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अधिनियम बन जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बन पाता है। ज्ञातव्य है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 111 विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, किंतु दोनों सदनों द्वारा विधेयकों को संशोधित सहित बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसको स्वीकृत देने के लिए बाध्य है, मगर कितने समय में वो अनुमति देनी होगी इसके लिए फिर भी कोई बात नहीं कही गई है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्रावसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो एक ही सिंगल नाम आपके सामने आना चाहिए, एक, और उसका नाम क्या है? राष्ट्रपति। आपको पता होना चाहिए लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उनके सत्र को बुलाना, समाप्त करना, ये तमाम चीजें राष्ट्रपति का काम होता है। और ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जब भी लोकसभा के सत्र को बुलाए चाहे राज्यसभा के सत्र को बुलाए, उसे एक चीज ध्यान रखनी होगी कि दो सत्रों के बीच में, दो सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर न हो, यह ध्यान रखना होगा। क्लियर? चलिएगा, राष्ट्रपति लोकसभा के सत्रावसान करने के लिए प्राधिकृत है। संसद के सत्र के संबंध में संविधान के आर्टिकल 85 में प्रावधान वर्णित है। सत्रावसान द्वारा संसद की बैठक तथा सत्र को स्थगित किया जाता है। सत्रावसान की कार्यवाही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सत्रावसान पुनर्सत्र शुरू होने के बीच की अवधि को अवकाश कहा जाता है। क्लियर? दीप सिंह जी एंड जितेंद्र रावत जी अल्टीमेट भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? देखिए ये शक्ति तो भारत के राष्ट्रपति के पास थी, परंतु वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है, और इसे समाप्त करने के लिए हमारी संसद ने 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, और ये कब किया गया था? 2019 2019 के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया। क्लियर? अब बात करें कि लोकसभा में इन आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों के लिए जो प्रावधान था वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में था? तो आर्टिकल 331 में था। क्लियर? चलिएगा, प्रश्नकाल के समय लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती थी। आर्टिकल 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर उस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था, किंतु 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों को मनोनीत करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? अब जाहिर सी बात है, जहां पर उसके विधेयक के सिग्नेचर को लेकर के बात कही गई है, वहीं पर जो है ये भी प्रावधान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 111, क्योंकि आर्टिकल 111 जो है वो राष्ट्रपति के किसी भी विधेयक पर सिग्नेचर करने से संबंधित है। और ध्यान रखिएगा, इस आर्टिकल 111 में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके आधार पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होंगे। ठीक, वो चाहे तो 1 वर्ष का समय लगाए, चाहे तो वो 1 दिन में कर दे, चाहे वो 6 माह का समय लगाए, टाइम बाउंडेशन नहीं है। और इसी को रोकना कह देते हैं। इसी को क्या कह देते हैं? रोकना कह देते हैं, क्योंकि समय सीमा फिक्स नहीं है। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी विधेयक या बिल पर अपनी अनुमति रोक सकता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल या विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेता है। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो उसके पास निम्न 3 विकल्प होते हैं। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। कौन कौन से? पहला, वह विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है, तुरंत आया विधेयक, सिग्नेचर किए, भेज दिया साहब। सेकंड है, विधेयक पर स्वीकृति देने को सुरक्षित रख सकता है, कह सकता है कि भाई अभी मैं इसे पढ़ूंगा, देखूंगा, उसके बाद में जो है स्वीकृति दूंगा, अभी रैंडमली नहीं दे रहा। ठीक है साहब। थर्ड है, वह विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और जब वो पुनः विचार के लिए लौटाएगा और संसद उसको दोबारा से पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देगी तो राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है, नो डाउट, मगर उसके लिए भी टाइम फिक्स नहीं है। ठीक, तो उस कंडीशन में भी रोक सकता है। ठीक, अर्थात राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक सकता है। सिंपल सी बात है। ठीक, उसका मन करेगा तो सिग्नेचर करेगा, मन करेगा तो बिल्कुल नहीं करेगा, मगर उसे ध्यान रखना होगा कि अगर मैंने सिग्नेचर नहीं किए तो एक तरीके से मैं संविधान का उल्लंघन कर रहा हूं, और इस आधार पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद मेरे खिलाफ संसद में महाभियोग ला करके मुझे पद से हटा सकती है। इसलिए जब भी कोई बिल सरकार के द्वारा पास करके या फिर कहें कि संसद के द्वारा पास करके राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो सिंपली जो है वो सिग्नेचर कर देते हैं। ठीक, ऐसा कोई रोक टोक नहीं करते हैं। ठीक, जनरली। हाँ, ज्ञानी जेल सिंह जी ने सबसे पहले ये काम किया था तो उनके नाम इतिहास लिख गया। ठीक, तो ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को विधायिका के समक्ष पुनर्विचार के लिए भेजता है तो? यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को विधायिका के समक्ष पुनः विचार के लिए भेजता है तो क्या होगा भैया? विधेयक दोबारा से पास होगा अगर आप करके भेजना चाहते हैं, और पास करने के बाद राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, और राष्ट्रपति जी के पास जब जाएगा तो राष्ट्रपति जी उस पर सिग्नेचर करेंगे। ठीक, अब यहां पर जो राष्ट्रपति किसी विधेयक को विधायिका के समक्ष जो भेज रहा है, तो यहां पर यह नहीं कहा गया है कि वो विधेयक साधारण बहुमत से पास हुआ था या विशेष बहुमत से पास हुआ था। ये चीज ध्यान रखिएगा। और यहीं पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति महोदय धन विधेयक को नहीं भेज सकते, धन विधेयक को नहीं भेज सकते। सेकंड, संविधान संशोधन विधेयक को नहीं भेज सकते, क्योंकि ये दोनों राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से
सदन में लाए जाते हैं। सदन का मतलब है संसद। ठीक है जी, चलिएगा, आइएगा पढ़ते हैं एक एक ऑप्शन को, फिर देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। 2/3 बहुमत के द्वारा बिल पारित होने पर उसे अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं। साधारण बहुमत के द्वारा बिल पारित होने पर उसे स्वीकृति देनी पड़ती है। ठीक, तो साधारण बहुमत से भाई एक बार पुनः विचार के लिए भेज दिया तो वो विधेयक जो है दोबारा साधारण बहुमत से पास होगा, राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे। क्लियर। इसे पास करने के लिए दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बिल्कुल नहीं बुलाई जाती। संयुक्त बैठक पहले बुलाई जाती है जब विधेयक लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास नहीं हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में इस संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 108। ठीक, तो पहली बार जब विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है तब जो है संयुक्त बैठक की बात होती है। विधायिका को यह संशोधन जो राष्ट्रपति के लिए है या राष्ट्रपति ने किए हैं उसे मानना पड़ता है यदि, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा। यहां तक अगर आपको कोई भी चीज जो समझ में ना आई हो डियर स्टूडेंट तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिएगा, यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को विधायिका के समक्ष पुनः विचार के लिए भेजता है तो साधारण बहुमत के द्वारा बिल पारित होने पर उसे स्वीकृति देनी पड़ती है। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सामान्यतः अथवा अन्यथा रूप में मंत्रिमंडल को सलाह पर पुनः विचार के लिए कह सकता है, यद्यपि पुनः विचार के बाद भी दी गई सलाह मानने के लिए वह बाध्य होगा। कौन? राष्ट्रपति। तो एक बार के लिए जनाब पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं, बार बार नहीं भेज सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेध कहा जाता है? और मैंने आपको बताया था ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह डाक विधेयक राजीव गांधी जी की सरकार में। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? चलिएगा, डाक विधेयक। चलिए, भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो कहा जाता है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1986 में पारित भारतीय डाक विधेयक में किया गया था। यह विधेयक वर्ष 2010 तक राष्ट्रपति के पास ही रहा था। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से प्रयोग की गई वीटो शक्ति का यह प्रथम मामला था जो ज्ञानी जेल सिंह जी ने किया। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयक के लिए वीटो शक्तियां प्राप्त होती हैं। वीटो के तात्पर्य है रोकना। राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्तियां हैं, अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। जेबी या निषेधाधिकार होता है। ठीक, मैं आपको फिर बता दूं, ये भारतीय मीडिया के द्वारा जो है कैटेगरीज बनाई गई है, ऐसा संविधान में किसी भी आर्टिकल में, संविधान की किसी भी अनुसूची में ये नहीं दिया गया, ध्यान रखें। जेबी वीटो या पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न तो अनुमति देता है और न ही अनुमति देता है। ठीक, क्लियर है, इनकार करता है और न ही पुनर्विचार हेतु संसद के पास भेजता है। वो कुछ नहीं करेगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह था क्या? भारतीय डाक विधेयक। अभी आपको बता, क्लियर। भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय डाक घर विधेयक मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने इस विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। यद्यपि पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया था, किंतु अत्यंतिक वीटो मंत्रिपरिषद की इच्छा के अधीन होता है, अतः पॉकेट वीटो ही स्वेच्छा से किया गया है, वीटो का माना जाएगा। क्लियर है भाई? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? देखिए उसे कहते हैं धन विधेयक।
धन से संबंधित कोई भी बात किसमें कही जाएगी? धन विधेयक। और धन विधेयक कहें, ठीक, क्लियर है? तो वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा भैया? क्यों जी, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? चलिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 117। ठीक, देखिए, कोई भी भारत में नया कर लगाना हो, नया कर लगाना, कर समाप्त करना, कहने का मतलब मनी से संबंधित कोई भी बात होगी तो धन विधेयक के लिए। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। इस अनुच्छेद के अनुसार ऐसी सभी विधेयक जिनका संबंध वित्तीय मामलों से है वित्त विधेयक कहलाते हैं। इन विधेयकों को राष्ट्रपति की सहमति के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। यहां पर मैंने जिसे धन लिखा है उसे यहां पर क्या लिख दिया गया है? वित्त। ठीक, इतना ध्यान रखिए। क्लियर है? पैसा वित्त, बात एक ही है। अगला क्वेश्चन, संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। भैया किस किस पर? एक तो संविधान संशोधन विधेयक पर और एक धन विधेयक पर। ठीक, आइएगा देखिए राइट आंसर। एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, तो इस पर भी चाहिए होती है। और एक नवीन राज्य के गठन की बात किसमें कही जाती है? आर्टिकल 3 भाग 1, संघ और उसका राज्य के लिए। ऐसा कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित निहित हो। कराधान शब्द आ गया ना, कराधान, धन वाली बात आ गई, तो ये भी चला जाएगा राष्ट्रपति महोदय महोदय के पास। और ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 274। राज्यों की सीमा में फेरबदल, तो ये भी आर्टिकल 3 में आ जाएगा। ठीक, धन विधेयक की अगर हम बात करें तो धन विधेयक आपको जो है आर्टिकल 110 में देखने को मिल जाएगा। इन सभी में जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी में चाहिए होगा। ठीक है, संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के संबंध में सभी कथन सही हैं। आर्टिकल 3 के अंतर्गत नए राज्यों के गठन, राज्यों की सीमाओं में फेरबदल या फिर नामों में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन भी ध्यान रखिएगा, यह भी आर्टिकल 3 में ही आता है, इत्यादि विधेयक पर प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, आर्टिकल 274 के अंतर्गत ऐसे कराधान से संबंधित विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 110 के अंतर्गत धन विधेयक अथवा भारत की संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक का प्रावधान किया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाता है। संयुक्त बैठक को बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है और उसे ये राइट आर्टिकल 108 देता है। संयुक्त बैठक में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य भाग लेते हैं। सेकंड, लोकसभा का अध्यक्ष इस बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट, इस बैठक में
विधेयक साधारण बहुमत से पास होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? ये तमाम पॉइंट जो है आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर? चलिएगा, आइएगा। संविधान के आर्टिकल 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। संयुक्त बैठक निम्न 3 परिस्थितियों में बुलाई जाती है। 3 कंडीशन: जब एक सदन किसी विधेयक को पारित करके दूसरे सदन को भेजा हो और दूसरा सदन विधेयक में किए गए संशोधन को मानने के लिए सहमत न हो। फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा से भी पास होना वो विधेयक ठीक जरूरी है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में यह चीज होगी। दूसरे सदन द्वारा विधेयक को बिना पास किए 6 महीने तक रखा गया हो, तो राज्यसभा ने 6 महीने तक किसी विधेयक को पास ही नहीं किया, वो रखा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में बुलाया जाए। तीसरा, यदि दूसरे सदन ने विधेयक की अस्वीकृति में अपना मत दिया हो। उपरोक्त तीनों परिस्थितियों में विधेयक को निपटाने और पारित करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, किंतु इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। क्लियर? चलिए, आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई हो। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने की सूचना से संबंध में उचित है? राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति का निर्देश, राष्ट्रपति का विवेक, राष्ट्रपति की सहमति। तो भैया आपको यहां पर चीजें समझनी होंगी कि राष्ट्रपति का आशय क्या है। तो राष्ट्रपति का आशय सिंपल सा है, जो यहां पर बताया गया है कि ये कंडीशन बनेंगी तब राष्ट्रपति जी जो है संयुक्त बैठक को बुलाएंगे। तो क्या हुआ, राष्ट्रपति जी का आशय है, ये आशय। आशय क्यों बन रहा है? क्योंकि ये 3 कंडीशन बन रही है। किसी भी विधेयक में ये 3 कंडीशन बनेंगी, तब राष्ट्रपति जी का ये आशय होगा कि उस विधेयक को जो है भैया फाइनल जो है कर लेते हैं, दोनों सदन की बैठक बुला लेते हैं, जो भी होगा, पास होगा, फेल होगा, जो भी होगा वो देख लेंगे। ठीक, आशय यहां पर देखा गया। राष्ट्रपति का आशय भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है। संयुक्त बैठक को आहूत राष्ट्रपति करता है, जबकि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? जब भैया मंत्रिपरिषद उससे आकर के कहे कि लोकसभा को भंग कर दीजिए। सर जी, फिर निर्देश क्या होता है? निर्देश का मतलब हो गया एक तरीके का आदेश देना। मैं ऐसा चाहता हूं कि संयुक्त बैठक बुलाई जाए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कुछ कंडीशन है, उन कंडीशन के पूरा होने के बाद ही राष्ट्रपति महोदय जो है संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। ये नहीं कि हर विधेयक पर वो अब राज्यसभा को रोकना हो तो किसी भी विधेयक पर संयुक्त बैठक बुला लीजिए, सिंपल मेजोरिटी से बिल पास होगा, और जाहिर सी बात है लोकसभा की सीटें ज्यादा हैं तो उनका बोलबाला ज्यादा होगा, तो लोकसभा जिस विधेयक को चाहेगी उसको संयुक्त बैठक में पास करा ली जाएगी, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है लोकसभा के पास कंपैरेटिवल राज्यसभा के। तो किसी विधेयक में अगर राज्यसभा को निग्लेक्ट करना हो तो ज्वाइंट सेशन बुला लो, ऐसा नहीं हो सकता। वो कंडीशन होंगी तभी उनका आशय निकल के आएगा कि भाई ऐसा है कि 6 महीने से जो है लोकसभा ने जो बिल पास किया उसे राज्यसभा ने पास नहीं किया, चलो यार बुला लो यार संयुक्त अधिवेशन। आशय वो चीज है। ठीक, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा सहमति नहीं हो रही है, चलो यार बुला लो यार, चलो दोनों का जो है समस्या को जो है समाप्त करो, वो चीज है। ठीक, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग करता है? जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद उससे कहेगी। ठीक, क्लियर है जी? क्लियर है? तो कौन कहेगा? केंद्रीय मंत्रिपरिषद कहेगी। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति महोदय जो है लोकसभा को भंग करेंगे। ध्यान रखिएगा यहां पर, अगर ये केंद्रीय मंत्रिमंडल लोकसभा में
बहुमत में है तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देगा, कर देगा। अगर लोकसभा में ये मंत्रिमंडल, लोकसभा में ये मंत्रिमंडल बहुमत में नहीं है, बहुमत में नहीं है, तो राष्ट्रपति इस मंत्रिमंडल की अनुशंसा को मानने से मना कर सकता है। ये ध्यान रखिए। क्लियर? चलिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 85 के 2 के बी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, किंतु उसकी यह शक्ति आर्टिकल 74 के फर्स्ट के अधीन है। मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा में बहुमत खो देने या लोकसभा में समय पूर्व भंग करने की सलाह पर राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करता है। जो कंडीशन हमने आपको बताई वही चीज। क्लियर? चलिएगा, अब ये भाई क्वेश्चन नंबर 21। ठीक, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अब तक तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, आर्टिकल 123। क्या? आर्टिकल 123। ठीक है जी। चलो, भारतीय संविधान का आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यदि किसी समय पर संसद के दोनों सत्रों न चल रहे हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को ऐसा ज्ञात होता है कि परिस्थितियां विद्यमान हो गई हैं कि तत्कालीन कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। यह शक्ति उसे अप्रत्याशित एवं अविलंबनीय मामलों से निपटने के लिए प्रदान की गई है। देखिए, सिंपल भाषा में समझाऊं, संसद का जब सत्र न चल रहा हो और देश के लिए कोई कानून बनाना अति आवश्यक हो, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति महोदय मंत्रिपरिषद के कहने पर अध्यादेश जारी कर देते। सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 22। ये है बच्चों आपका आज का होमवर्क, और आप इसका आंसर मुझे लाइव क्लास के समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में करें। कमेंट बॉक्स में करेंगे। क्लियर? क्लास खत्म होने के बाद। छवि ठाकुर जी, राधे राधे बिटिया, राधे राधे। ठीक, और अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो डियर स्टूडेंट, तो आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की भारतीय राज्य व्यवस्था की ये रेड कलर की बुक परचेज नहीं की है, तो आज ही जाकर के मार्केट में अपने नजदीकी बुक सेलर से बुक को परचेज कर लीजिएगा। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन और शेयर जो है अवश्य कर दीजिएगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है लाइव क्लास के खत्म होने के बाद। ठीक, चलिएगा, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए लेता हूं आपसे इजाजत। तो सभी मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट, लेता हूं आपसे इजाजत। सभी को जय हिंद, जय भारत।